नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ अंतिम वीडियो होगा और इसमें हम मुगलों के समय में कला और संस्कृति से जुड़ी हुई बातों को देखेंगे। तो कला और संस्कृति से जुड़े हुए मुख्यतः तीन चीज़ें आती हैं। वो है साहित्य, स्थापत्य कला और चित्रकला। तो इन कलाओं से संबंधित कृतियों का किस तरीके से मुगल साम्राज्य या मुगल शासन के दौरान विकास हुआ, उसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करेंगे साहित्य से। तो दोस्तों, मुगल काल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी किताबों की रचनाएं हुई या बहुत सारे जो पुराने ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया गया। तो सबसे पहले जो विकास शुरू होता है साहित्य का, वो मुख्यतः अकबर के समय से शुरू होता है। या कला का मुख्य रूप से जो विकास होना शुरू हुआ वो अकबर के समय से ही हुआ। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, लेकिन वो 4 साल तक ही जीवित रह पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ज़्यादा उसे मौका नहीं मिला कि वो स्थापत्य कला या चित्रकला या अन्य क्षेत्रों में काम कर सके। हुमायूं का जो काल होता है, समय होता है, वो उथल पुथल भरा होता है। पहले वो 10 सालों तक शासन करता है, फिर से उसे भागना पड़ता है भारत से और 15 साल तक वो भारत के बाहर ही रहता है। लौट कर जब आता है तो करीब 6 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से बाबर और हुमायूं दोनों को ही ज़्यादा मौका नहीं मिला कि वो कला और संस्कृति के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे पाए। तो मुख्य रूप से जो विकास शुरू होता है वो अकबर के समय से शुरू होता है। तो साहित्य के क्षेत्र में भी वही बात थी। शुरुआत करने से पहले ये बतलाना चाहूँगा कि मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। तो फारसी में अनेक साहित्य लिखे गए, अनेक रचनाएं की गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ फारसी भाषा में ही रचनाएं की गई, बल्कि हिंदी, संस्कृत और उर्दू में भी कई रचनाएं हुई। साथ ही अकबर के समय में क्या हुआ था कि एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी और ये राज कवि का दर्जा दिया गया था फैजी को। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे फैजी। तो फैजी के नेतृत्व में ही अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी और उसी अनुवाद विभाग के द्वारा कई पौराणिक ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। तो साहित्य के विकास से हम देखते हैं, राजभाषा फारसी थी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू में भी रचनाएं हुई। उर्दू की जो पहली रचना थी वो थी दीवान, जिसे मोहम्मद कुली ने इसकी रचना की थी। अनुवाद विभाग फैजी के नेतृत्व में गठित किया गया था और कौन किन किन सी रचनाओं का अनुवाद किया गया था, तो रामायण का अनुवाद किया था बदायूनी ने, महाभारत का अनुवाद किया था, अनेक लोगों ने मिलकर महाभारत का अनुवाद किया था। और महाभारत से जो जुड़ी हुई बात आती है वो इसका नाम से संबंधित होता है कि जो अनुवाद फारसी में किया गया वो किस नाम से किया गया। तो जो नाम दिया गया था वो था रब्जनामा और ये काफी महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र का भी अनुवाद किया गया और इसको अनुवाद किया मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने। योग, वशिष्ठ, उपनिषद, बाइबल, भागवत गीता, इन सब का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया। तो दारा शिकोह खुद भी एक बहुत विद्वान और योग्य शासक था। ऐसा कहा जाता है कि दारा शिकोह अगर भारत का सुल्तान बनता, बादशाह बनता औरंगजेब की जगह, तो भारत का इतिहास कुछ और होता। इतना सहिष्णु शासक था वो दारा शिकोह। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को ही चुना था, परंतु औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह को हराया था और बाद में उसकी हत्या भी करवा दी थी। तो इस कारण से दारा शिकोह को बहुत ज़्यादा मौका तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जितने समय तक वो जीवित रहा उसने कई कृतियों, साहित्य के क्षेत्र में कई उसने कृतियां की।
उसमें से ये इसके कुछ प्रमुख हैं, जैसे योग वशिष्ठ, उपनिषद, बाइबल, भगवत गीता, इन सब का फारसी में अनुवाद किया। लीलावती जो गणित पर आधारित एक ग्रंथ थी, उसका अनुवाद फैजी ने किया। अब हम आते हैं कि अलग अलग जो मुगल शासक हुए उनके समय में महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सीरीज वाइज हम आएंगे। पहला शासक बाबर था, फिर हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो सभी के समय में अलग अलग हम देखेंगे कि किस शासक, किस बादशाह के समय कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई। तो इस प्रकार से आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी, आपको एक समझ विकसित हो जाएगी। तो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपकी पकड़ में आ जाएंगे। तो बाबर के समय की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, तो वो बाबर की ही मुख्य कृति है, जो कि बाबर के द्वारा ही लिखी गई थी, तुजुक बाबरी, और इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। तो बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था और फारसी में इसका अनुवाद किया गया था अकबर के समय में, और जो अनुवाद किया था वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना। दूसरा यहाँ पे तुजुके जहांगीरी, जहांगीर ने खुद लिखी थी और वो किताब पूरी नहीं हो सकी थी, तो बाद के समय में जो इसका तीसरा खंड होता है उसे पूरा किया था मोहम्मद हादी और मौतविद खान ने दोनों ने मिलकर इसका तीसरा खंड पूरा किया था। तो इन दो किताबों का मैंने जिक्र इसलिए पहले किया कि मुगल जितने भी बादशाह हुए उनमें से यही दो बादशाह होते हैं, बाबर और जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। बाबर ने जहां अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, वहीं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। तो ये मूल फर्क था दोनों में, और किताब का नाम तो एक सा ही है, तुजुके बाबरी और तुजुके जहांगीरी। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब हम आते हैं अकबर के समय में। तो अकबर के समय में एक जो विकास हुआ, सॉरी उसके पहले हुमायूं पर हम आते हैं। हुमायूं पर एक हुमायूं नामा लिखी गई, जो किसने लिखा, तो हुमायूं की बहन ही होती है गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम लिखती है। इसके बाद शासन शुरू होता है अकबर का। अकबर के समय में कई रचनाएं लिखी गई, तो उसमें सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो है अकबर नामा। ये अकबर नामा को आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी जीवनी के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी रचना की थी अबुल फजल ने। उसके बाद अकबर के समय में ही मुंतखब उल तवारीख बदायूनी ने लिखी थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तबकाते अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। तो ये रचनाएं अकबर से जुड़ी हुई है, उसके शासनकाल से जुड़ी हुई है, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अकबर के समय में तुलसीदास और सूफी संत परंपरा से जुड़े हुए अन्य जो आते हैं उनकी भी कुछ रचनाएं होती हैं। भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनकी भी कुछ रचनाएं उसके समय में होती है। सबसे प्रमुख तुलसीदास की ही रचना है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अब हम आते हैं जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के समय में कई रचनाएं लिखी गई, जिसमें एक था इकबाल नामाए जहांगीरी, मौतविद खान ने की थी। तो मौतविद खान काफी एक महत्वपूर्ण रचनाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, जिन्होंने जहांगीर से जुड़े हुए कई चीजें जो है सो लिखी हैं जहांगीर के समय में, मौतविद खान ने। तो इकबाले जहांगीरी जहांगीर के ऊपर ही आधारित है ये भी। उसके बाद मासिरे जहांगीरी, ये ख्वाजा कामगार ने लिखी है। अब शाहजहां पर आते हैं। तो शाहजहां पर दो किताबें हैं, एक है शाहजहां नामा, इनायत खान ने लिखी,
उसके बाद पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। तो ये पादशाहनामा काफी फेमस भी है, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। अब औरंगजेब का पीरियड शुरू होता है, तो औरंगजेब से जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो है आलमगीर नामा। तो आलमगीर औरंगजेब के समय में जो भी रचनाएं की गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं आलमगीर जुड़ा हुआ है। तो आलमगीर औरंगजेब का ही एक नाम था, उपाधि थी उसकी। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो आलमगीर नामा किसने लिखी? तो मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखी। उसके बाद मुआसिर आलमगीरी है, साकी मुस्तैद खान ने लिखी। उसके बाद फतवाए आलमगीरी, ये शेख निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। इसके अलावा रुकाते आलमगीरी, तो रुकाते आलमगीरी क्या है? इस किताब में औरंगजेब के समय के जो पत्र हैं उन पत्रों का एक संग्रह बना के किताब लिखी गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है रुकाते आलमगीरी। उसके बाद उसी समय की अगर बात कर ले, औरंगजेब के समय में ही कि तो मंजूर बहरीन किताब लिखी थी दारा सिकोह ने, जो कि काफी फेमस है। तो दारा सिकोह ने कई रचनाएं लिखी थी उपनिषदों का। उसने तो दारा सिकोह के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम सूफी सिलसिले से संबंधित कादिरी सिलसिला से जुड़ा हुआ होता है दारा सिकोह, तो उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हम आते हैं चित्रकला पे। तो दोस्तों, चित्रकला का जो विकास हुआ मुगल काल में वो मुख्यतः एक मिश्रण था, मिश्रित चित्रकला का विकास हुआ था, जिसमें हिंदुस्तानी शैली, ईरानी शैली और तुर्की शैली का समावेश था। तो इन तीनों को मिलाकर एक नए मिश्रण के रूप में चित्रकला का विकास होता है, और ये विकास शुरू होती है हुमायूं के समय से। ऐसा भी कह सकते हैं कि हुमायूं ने ही चित्रकला की नींव डाली। तो हुमायूं ने नींव डाली, और इसके समय में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो चित्रकला से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मुख्यतः चित्रकारों के नाम दिए हुए होते हैं, और पूछा जाता है कि ये किस बादशाह के समय में थे, या किस बादशाह का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। तो उन्हीं से जोड़कर पूछा जाता है। तो हुमायूं के समय के मुख्य रूप से दो चित्रकार काफी ज्यादा फेमस थे। एक थे मीर सैयद अली, तो ये इन्हें नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी हुमायूं ने। दूसरे चित्रकार होते हैं अब्दुल समद, इन्हें सीरी कलम की उपाधि दिया गया था। और सीरी कलम का उपाधि क्यों दिया गया था? तो इन्होंने चावल के दाने पर चौगान अंकित किया था। एक चावल के एक दाने पर चौगान का चित्र अंकित किया था। इसकी वजह से इन्हें सीरी कलम की उपाधि हुमायूं ने दी थी। और अब्दुल समद से संबंधित जितने भी चित्र हैं उन चित्रों का जो संग्रह है वो किसमें है? तो गुलशन चित्रावली नाम की एक किताब है। उसी किताब में अब्दुल समद की चित्रकलाओं का संग्रह है। उसके बाद हम आते हैं अकबर के समय में। तो अकबर के समय मुख्यतः कई चित्रकार थे, लेकिन फेमस मुख्य रूप से तीन थे। वो कौन कौन से हैं? तो दसवंत, बसावन और महेश। इसके अलावा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये दोनों चित्रकार भी अकबर के दरबार में रहे, क्योंकि वो हुमायूं के दरबार में थे। हुमायूं के मृत्यु होने के बाद वो अकबर के दरबार में भी होते हैं। जहांगीर पर हम आते हैं। तो जहांगीर का जो समय है उसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर स्वयं भी एक बहुत अच्छा चित्रकार था, और स्वयं चित्रकला का वो बहुत बड़ा जानकार भी था। उसने तुजुके जहांगीरी में इस बात का जिक्र किया है कि अगर कोई एक पेंटिंग हो और उस पेंटिंग के अलग अलग हिस्से हो, किसी के शरीर, और उस पेंटिंग को 4-5 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ हो,
और अलग अलग भाग अलग अलग लोगों ने बनाया हो, तो जहांगीर देखकर ये बतला सकता है कि किस भाग को किस चित्रकार ने बनाया है। तो इतना बड़ा चित्रकला का पारखी जहांगीर था। तो इसके समय में चित्रकला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से होते हैं, तो अबुल हसन होते हैं। इन्हें नादिर उल जमा की उपाधि दी थी और ये व्यक्तियों के चित्र बनाने में माहिर थे। उसके बाद मुराद होते हैं, मनोहर होते हैं, बिशन दास होते हैं, ये भी प्रमुख चित्रकारों में होते हैं। उसके बाद एक और बहुत ही प्रमुख चित्रकार होते हैं उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नादिर उल उस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया, तो ये किसने दिया, तो जहांगीर ने दिया। पहले भी नादिर उल उस्र की उपाधि दिया गया था हुमायूं के द्वारा मीर सैयद अली को। तो इन दोनों में फर्क है, दोनों को आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो उस्ताद मंसूर जो थे वो किस तरीके की चित्रकारी किया करते थे, तो मुख्यतः प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों की ये चित्रकारी किया करते थे। पशु और पक्षी के ये विशेष रूप से चित्र बनाने में माहिर थे। और इनके द्वारा एक बनाया गया चित्र है जो बंगाल की खाड़ी में उड़ता हुआ सारस आपको नजर आया होगा, कई जगह आपने वो चित्र देखे होंगे। तो वो चित्र जो बनाया गया है उस्ताद मंसूर के द्वारा ही बनाया गया है। इसके बाद जब जहांगीर का समय खत्म होता है, हाँ, जहांगीर के समय में एक यूरोपियन चित्रकार भी थे जो कि जहांगीर के दरबार में आते हैं, उनका नाम होता है मिस्किन। तो जब वो यूरोपीय थे तो जाहिर सी बात है कि वो यूरोपीय शैली के चित्रकार होंगे, और यूरोपीय शैली के ये मिस्किन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। और भी कई यूरोपीय चित्रकार जहांगीर के दरबार में थे, तो उनमें से मिस्किन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होता है यूरोपीय शैली का। जहांगीर के बाद चित्रकला का एक तरीके से पतन होने लगता है। उसका मुख्य कारण यह होता है कि शाहजहां जो अगला बादशाह बनता है उसका ज्यादा जोर और झुकाव स्थापत्य कला की ओर था। तो उस समय शाहजहां के समय चित्रकला का एक तरीके से अवसान शुरू होने लगता है, और औरंगजेब की समय ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया था, और ऐसा वो धार्मिक नीति के कारण करता है। तो जब औरंगजेब चित्रकला पर प्रतिबंध लगा देता है तो उसके बाद वहां से जो भी दरबारी चित्रकार थे जो मुगल दरबार में जिनको संरक्षण मिला हुआ था, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो जब वो बेरोजगार हो जाते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में वो चले जाते हैं, और जिन हिस्से में भी जाते हैं वहां पे एक अलग चित्रकला शैली विकसित करते हैं। वैसे ही चित्रकारों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चित्रकला की शैलियां विकसित की गई, जैसे कि कोटा शैली, बूंदी शैली, बिहार में पटना जरी कलम, इसी तरीके से विकसित हुई। मालवा में भी कुछ लोग जाते हैं तो मालवा शैली का विकास हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग शैलियों का विकास होता है देश के अलग अलग हिस्सों में। अब हम आते हैं स्थापत्य कला पर। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसमें जो मुख्य रूप से चीजें आती हैं वो है कि नगर का विकास, भवन का निर्माण, या जो भी जिस तरीके की भवन हो, दरवाजे हो, या इस तरीके की चीजें जो होती है वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आती हैं। तो स्थापत्य कला को भी हम उसी तरीके से देखेंगे। अलग अलग जो बादशाह होते हैं उनके समय में कौन कौन से चीजें बनवाई गई उनको हम देखते हैं। तो शुरुआत बाबर से होती है। बाबर को ज्यादा मौका मिला नहीं, तो उसका सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण काम है, आराम बाग इसने आगरा में बनवाया था। उसके बाद हुमायूं आता है। हुमायूं दीन पनाह की का निर्माण करवाता है, और ये कहाँ होता है, तो दिल्ली में। और दीन पनाह में ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से वो जब उतर रहा होता है तो वो गिर जाता है, और अंततः उसी
उसी की वजह से, चोट लगने की वजह से हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं एक बहुत बड़ा अफीमची था। वह अफीम के नशे में डूबा रहता था। तो वह जब लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था तो उस समय वो अफीम के नशे में था। उसकी वजह से लड़खड़ा जाता है और लड़खड़ा कर गिर जाता है। गिरने से चोट लगती है और अंततः उसकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर का समय आता है। अकबर के समय में स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारे निर्माण हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हुमायूं का मकबरा। हुमायूं अकबर का पिता था, तो हुमायूं का जो मकबरा बनता है वो अकबर के समय में ही बनता है और इसको बनवाती है हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी होती है। और ये दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। और यहाँ पे एक बात याद कर रखने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि हुमायूं ने दीन पनाह बनाई थी, वो दिल्ली के पास में, पुरानी दिल्ली के पास का एरिया होता है। तो हुमायूं से जो जुड़ा हुआ चीज होगा वो भी दिल्ली में। अकबर ने क्या किया था, तो उसकी जो राजधानी पहले आगरा थी, फिर वो बदलकर फतेहपुर सीकरी एक नया नगर बसाता है, जो कि आगरा से 32 किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो अकबर के द्वारा अधिकतर जो निर्माण के काम हुए वो या तो फतेहपुर सीकरी में हुए या आगरा में हुए। बाद के समय में क्या होता है, जब शाहजहां बादशाह बनता है तो वो अपनी राजधानी को लेकर दिल्ली जाता है। शाहजहानाबाद वो एक नगर बसाता है जो कि वर्तमान में पुरानी दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है। तो वहीं पे अपनी राजधानी शाहजहां बनाता है। तो वहां पे उसकी अलग अलग कृतियां ज्यादा है, निर्माण ज्यादा है। हालांकि शाहजहां ने आगरा में भी कई इमारतें बनवाई थी, तो इनको हम देख लेते हैं। तो अकबर के समय में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था दिल्ली में, और इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि हुमायूं का जो मकबरा है उसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। और ये इतनी महत्वपूर्ण इमारत होती है कि इस इमारत में कई लोग आगे जाकर जो दफन होते हैं, हुमायूं के मकबरे में ही कई राज परिवार के लोगों को दफन किया जाता है। तो उसमें से कौन कौन होती है, तो हुमायूं की जितनी भी पत्नियां होती है, सारी पत्नियों को वहीं पे दफन किया जाता है। जैसे हाजी बेगम को दफन किया जाता है, हमीदा बानो बेगम को दफन किया जाता है। उसके बाद हुमायूं की जो छोटी बीबी थी उसे भी वहीं दफन किया जाता है। बाद के समय का जो महत्वपूर्ण नाम है वो आता है दारा सिकोह का। दारा सिकोह को भी हुमायूं के मकबरे में ही दफन किया गया था। और भी है जैसे जहादर शाह, फर्रुख सियर, रफीउर दरजात, इन सारे लोगों को वहीं पे दफन किया जाता है। एक और खासियत होती है हुमायूं के मकबरे की कि जो अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह बहादुर शाह जफर जो होते हैं, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें और उनके 3 बेटों को इसी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। तो ये हुमायूं के मकबरे का इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम आते हैं तो 3 किले अकबर ने बनवाए थे। वो कौन कौन से थे, तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। लाहौर का किला को लाल किला भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि लाल किला दिल्ली में है, जो कि शाहजहां ने बनाया था। और लाहौर का जो किला है उसे भी लाल किला के नाम से जाना जाता है, इसे अकबर ने बनवाया था। उसके बाद अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में ट्रांसफर कर देता है। आगरा से 32 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे कई निर्माण काम किए अकबर ने। वो कौन कौन से थे, तो दीवाने आम, दीवाने खास, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दीवाने आम, दीवाने खास शाहजहां ने भी बनवाए, लेकिन वो कहाँ बनवाता है, तो आगरा में भी बनवाता है और दिल्ली में भी बनवाता है। तो फतेहपुर सीकरी में जो दीवाने आम और दीवाने खास बनाया वो
बनवाया अकबर ने। यहाँ पे आप देखिए दीवाने आम और दीवाने खास आगरा में भी बनाया है और बाद में दीवाने आम और दीवाने खास दिल्ली में भी बनवाया है। ये शाहजहां का है। तो दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया और उसके बाद जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, अबुल फजल का महल, ये सारे महल फतेहपुर सीकरी में ही बने हुए हैं। इबादत खाना की भी स्थापना अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही की थी। उसके बाद पंचमहल, जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, वो भी शेख सलीम चिश्ती का दरगाह वहीं पर है और इसी शेख सलीम चिश्ती के पास अकबर पुत्र की दुआ मांगने के लिए पहुंचा था और कहा जाता है कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को सलीम की प्राप्ति हुई थी। तो इनका दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में ही है और इसी सलीम चिश्ती की कुटिया में जहांगीर का जन्म हुआ था। उसके बाद बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात विजय के बाद गुजरात विद्रोह, जिसे द्रुतगामी विद्रोह कहा जाए, इतिहास का द्रुतगामी आक्रमण कहा जाता है, तो उसमें जीत मिलने के बाद बुलंद दरवाजा स्थापित किया जाता है और तुर्के सुल्तान महल भी बनवाया फतेहपुर सीकरी में ही। उसके बाद जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में भी जामा मस्जिद है। तुर्के सुल्तान महल जो है, इसके बारे में पर्सी ब्राउन ने कहा कि तकनीकी रूप से बनाया गया ये सर्वश्रेष्ठ महल था। अब हम आते हैं जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के समय में अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया गया, सिकंदरा अर्थात आगरा में। इसके समय में नूरजहां ने अपने पिता के नाम पे, जो कि इत्माद उद दौला का मकबरा के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया था आगरा में ही और इसमें पित्रा देवरा नक्काशी का प्रयोग किया जाता है और काफी खूबसूरत ये मकबरा है और इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है पहली बार। बाद में जाकर ताजमहल में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, लेकिन पहली बार जो सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था वो इत्मादुद्दौला के मकबरे में हुआ था। तो इसकी दो विशेषताएं हैं, पित्रादुरा नक्काशी और सफेद संगमरमर का प्रयोग। अब शाहजहां का समय आता है। तो शाहजहां का जो पीरियड था उसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे पहले तो इसने शाहजहानाबाद नाम का नगर बसाया, जो कि पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है और यहीं पर उसने आगरा से अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली लेकर आता है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। तो वो शाहजहां होता है। अब शाहजहां ने कौन कौन से भवनें या इमारतें बनवाई थी? तो दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, मोती मस्जिद, ये और ताजमहल, ये सारे आगरा में बनवाए थे। तो ताजमहल 1632 में बनना शुरू होता है। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु होती है, अर्जुमंद बानो बेगम की, और 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू होता है और 22 सालों में इसका निर्माण पूरा होता है। इसके जो आर्किटेक्ट होते हैं या डिजाइनर जो होते हैं वो होते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी और मुख्य जो कारीगर होते हैं वो होते हैं ईसा खान। उसके बाद दिल्ली में कौन कौन सी चीजें बनवाई? तो लाल किला बनवाया और लाल किले के अंदर ही दीवाने आम, दीवाने खास और जामा मस्जिद बनवाई। और एक जामा मस्जिद, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक और जामा मस्जिद आगरा में बनवाया गया जो कि जहां आरा के द्वारा बनाया गया था। और जहां आरा कौन थी? तो ये शाहजहां की बेटी होती है। अब हम आते हैं औरंगजेब पर। तो औरंगजेब ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी ज्यादा कुछ काम नहीं किया। इसकी एक ही पत्नी थी, रुबैया जिसका नाम था, और जिसे प्यार से कहा रुबिया कहा करता था औरंगजेब। तो उसी पत्नी के नाम पर बीबी का मस्जिद इसने बनवाया और बीबी का मकबरा बनवाया।
और वो जो है लाल रंग का होता है, औरंगाबाद में बनवाया था इसे लाल। और इसे बीबी के मकबरे को ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। उसके बाद औरंगजेब ने एक मोती मस्जिद बनवाई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने भी करवाया था, लेकिन वो जो मोती मस्जिद होती है आगरा में बनवाया था शाहजहां ने, और औरंगजेब ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो बनवाई थी दिल्ली में, और वो मोती मस्जिद होता है लाल किले के अंदर। तो कला और संस्कृति से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको कि हमने समेटने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये क्लियर हुआ होगा। कला और संस्कृति से जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं, तो ज़्यादा ये फैक्चुअल बेस्ड ही हैं। इससे 1 से 2 बार और आप देख लीजिए इस वीडियो को, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। साथ ही दोस्तों ये कहूँगा कि इसके साथ ही हमारा जो मुगलों का जो पीरियड है वो समाप्त होता है। मुगल काल से जुड़े हुए सारे जो वीडियो हैं वो समाप्त होते हैं, और यहाँ के बाद से जो उत्तर मुगल काल शुरू होता है उसको हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के में कवर कर लिया है। तो आपको उत्तर मुगल काल के बारे में अगर जानना हो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मराठों के बारे में भी, सिखों के बारे में भी वहाँ पे जानकारी मिलेगी। यूरोपियनों के आगमन से वो शुरू होता है प्लेलिस्ट, और वो स्वतंत्रता प्राप्ति तक वो उसमें अलग अलग वीडियो डाले गए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो वो अलग जो प्ले लिस्ट बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। फिर से हम मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।